औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कशिश की कुव्वत है, ठीक है, याद रखें, ये कुव्वत कशिश है, यानी दो चीज़ों को ये बाहम जोड़ के रखते हैं, ठीक है। बिटवीन, दरमियान में एटम्स, ये दो एटम्स के दरमियान वो कशिश की कुव्वत है जो कि उनको बाहम जोड़े रखती है। इन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में, इसे केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो केमिकल बॉन्ड जैसा कि आप देख सकते हैं, दो एटम्स आए, आपस में ये मिले और फिर ये जुड़ गए, तो ये जो फोर्स इनको आपस में जोड़ के रखती है इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना बाय शेयरिंग, या तो शेयर करके, बाय लूजिंग या लूज करके, और बाय गेनिंग या हासिल करके इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 1। इसी तरह से क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए सोडियम क्या करता है जी? सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और क्लोरीन क्या करेगा जी? क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हासिल कर लेगा, ठीक है। क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तो सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, किसके पास चला जाता है? ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्लोरीन के पास, जिसे क्लोरीन का आखिरी शेल खत्म हो जाता है और उससे नीचे वाले शेल में सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे होते हैं। और क्लोरीन के पास 7 पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से आने के बाद इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, जिससे सोडियम आयन बनाकर सोडियम स्टेबल हो जाता है, क्लोराइड आयन बनाकर क्लोरीन स्टेबल हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, आखिर इसकी क्या अहमियत है? अगर हम अहमियत की बात करें तो हम नोबल गैसेस का हवाला देते हैं। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी अटेन। नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन होती है एटम्स को जब वो कंबाइन करते हैं और रिएक्ट करते हैं। याद रखें, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए तमाम एटम्स लेना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। नोबल गैसेस, तमाम की तमाम नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, और जितने भी एटम्स हैं अदर देन नोबल गैसेस, ये सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। तो ये सारे के सारे अनस्टेबल एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं? स्टेबल होने के लिए वो कंबाइन करते हैं या वो रिएक्ट करते हैं। तो याद रखें कि एटम जो कि एक अनस्टेबल चीज़ है, तमाम तर अनस्टेबल एलिमेंट्स स्टेबल होंगे। कब स्टेबल होंगे? जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NH2NP6, या अगर मैं आम आसान अल्फाज में कहूँ तो उनका जब डुप्लेट या जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, या उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा या उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही वो स्टेबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, या उसके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाए। अब हाइड्रोजन के करीब 3 नोबल गैस है हीलियम। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी कब होगी? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। केमिकल बॉन्ड बनाने के कितने तरीके? केमिकल बॉन्ड, व्हेन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस, याद रखें जब बॉन्ड फॉर्मेशन आयंस के दरमियान होती है, यानी एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है।
इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स, और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन सिमिलर एटम्स के दरमियान होता है, और बिटवीन द एटम्स दैट हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, या दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, देन द केमिकल बॉन्ड इज बाय शेयरिंग। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से होता है। अगर मैं आपको इसको सिंपल बताऊं तो आयंस के दरमियान बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और सिंपल एटम्स जो नॉन मेटल्स हैं उनके दरमियान बनता है शेयरिंग। तो शेयरिंग वन साइडेड भी हो सकती है और म्यूचुअल भी हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं आयंस के दरमियान जब बॉन्ड बना तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके वो इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोराइड को, क्लोरीन को, जिससे सोडियम भी स्टेबल हो गया, ठीक है, और क्लोरीन क्लोराइड बनाकर ये भी स्टेबल हो गया। अब सोडियम के ऊपर आ जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ये क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। और जब शेयरिंग से हमारे पास बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग से आप देखें ये अपने आउटर मोस्ट शेल्स को आपस में मिला लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस, तो जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, व्हेन टू अप्रोचिंग एटम कम क्लोजर टू ईच अदर, तो उनके दरमियान दो तरह की फोर्सेस डेवलप होती हैं। कुछ फोर्सेस को हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस और कुछ फोर्सेस को हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको आपस में जोड़ के रखती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस उनको एक दूसरे से अलग करती हैं। तो ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है, ये केमिकल बॉन्ड भी इन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के नेट कॉम्बिनेशन का नतीजा होता है। अगर हम बात करें कि अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेट से मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं ए से, अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर डोमिनेट हो जाती हैं आर यानी रिपल्सिव फोर्सेस में, तो याद रखें ऐसी कंडीशन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, बॉन्ड बन जाता है और सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इसका ऑपोजिट केस, तो इसका ऑपोजिट केस होता है कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं, ए से अट्रैक्टिव फोर्सेस और आर से रिपल्सिव। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं तो इस केस में देखें बॉन्ड बन गया था, इस केस में देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी तो याद रखें जो सिस्टम की एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास मजीद स्टेबिलिटी के हवाले से अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है ना तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है। और जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है, यानी हमारे पास बॉन्ड नहीं बनेगा, सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और पूरा का पूरा सिस्टम जहाँ पर वो काम हो रहा है, जहाँ पर एटम्स एक दूसरे के करीब आए हैं, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअर्ड। एनर्जी जब सिस्टम की कम हो जाती है, मॉलिक्यूल बन जाता है इफ द रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेट। और दूसरा केस जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। अब जब केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी चली जाएगी। इस केस में देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो देखें, दो एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं, ये देखें ये दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये अप्रोच करेंगे, अगर इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ये देखें इस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई तो सिस्टम की यहाँ पर देखें ये पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हैं ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम हो जाती है और ये इस एनर्जी लेवल पे आ जाता है। याद रखें जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं इसका यहाँ पर एक रिलेशन लिख देता हूँ कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, यानी जितनी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी और जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप देखें जब बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस पे। तो आप देखें इस केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी रिपल्सिव फोर्सेस पे और बॉन्ड बन जाएगा, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें कि जब हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, याद रखें बॉन्ड फॉर्मेशन तब नहीं होती जब रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्शन बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो बॉन्ड भी नहीं बनेगा फिर, ठीक है।
तो देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैं लिखता हूँ कि बॉन्ड और क्रॉस लगा के कि बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जब बॉन्ड नहीं बनेगा सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। आप देखें कि ये इस लोअर एनर्जी पे फॉल करता है और ये हायर एनर्जी पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी, और जब सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो फिर स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास रोल ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।